आज देश और विदेशों में आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करने की आखिर मांग क्यों उठ रही है, इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साल था 1999। उड़ीसा का एक छोटा सा गांव मनोहरपुर। रात का अंधेरा गहरा चुका था। एक कार के अंदर बैठे थे क्रिश्चियन मिशनरी ग्राहम इंस्टेंस और उसके दो छोटे छोटे बच्चे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला है। अचानक बाहर भीड़ जमा होती है। गाड़ी को चारों तरफ घेर लिया जाता है। जय बजरंगबली के नारे लगाए जाते हैं और फिर देखते ही देखते उसमें आग लगा दी जाती है। कुछ ही पलों में एक पिता और उनके दो बच्चों की जिंदगी आग की लपटों में खत्म हो जाती है। लेकिन इस घटना के बाद सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं हुई, एक बड़ा सवाल भी सामने निकल कर आया। आखिर इस हिंसा के पीछे कौन था? मामले में दारा सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसे आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति पाया गया। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसकी सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी। सिर्फ यही नहीं, मस्जिद के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो या फिर ट्रेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट, हर जगह आरएसएस का नाम जुड़ता चला गया। सोचिए, एक संगठन जिसकी शाखाएं भारत के हजारों शहरों और गांवों तक फैली हुई है। लेकिन आज सवाल सिर्फ भारत का नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में भी इसी संगठन को लेकर आवाज उठ रही है कि आरएसएस को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल देना चाहिए। अब जरा रुकिए, इतना बड़ा आरोप आखिर आया कहां से? क्या इसकी जड़ें सिर्फ आज की राजनीति में है या फिर इसके पीछे ऐसे पुराने मामले हैं जिनके दस्तावेज आज भी सवाल खड़े करते हैं? क्योंकि जैसे ही हम इस कहानी के पुराने पन्ने खोलते हैं तो सामने आते हैं नदेद, परवानी, जलना, आजमेर, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव बम ब्लास्ट की कहानी। लेकिन ठहरिए, क्या इन सभी मामलों को एक ही कहानी मान लेना सही होगा या हर मामले की अपनी अलग अलग कहानी है? यही पता लगाने के लिए हमें वापस जाना होगा उस समय में जब नादेद का नाम अचानक सुर्खियों में आया था। अप्रैल 2006 महाराष्ट्र के नादेद में एक घर के अंदर विस्फोट हुआ। 2 लोगों की मौत हुई और जांच शुरू हुई। कई लोग जांच के दायरे में आए और मामला अदालत तक पहुंचा। लेकिन अब जरा सोचिए, इतने सालों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 जनवरी 2025 को अदालत में क्या हुआ? बचे हुए 9 आरोपी बारी हो गए, यानी मामला यही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा नाम सामने निकल कर आता है जिसने पुराने नादेद मामले को फिर से चर्चा में ला दिया। यशवंत शिंदे। उन्होंने खुद को लंबे समय तक आरएसएस से जुड़ा हुआ बताया और दावा किया कि उन्हें कुछ लोगों की ऐसे बैठकों और कथित ट्रेनिंग की जानकारी थी जिनका संबंध उनके मुताबिक हथियार और बम बनाने से था। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने ब्लास्ट मामलों को भी एक कथित नेटवर्क से जोड़ने का दावा किया। अब सवाल आपसे है, अगर ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति जो खुद उसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, तो क्या उसका बयान पूरी कहानी बदल सकती है या फिर अदालत में किसी दावे को साबित करने के लिए उससे ज्यादा जरूरत होती है? शिंदे ने नादेद मामले में विटनेस बनने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हुई। फरवरी 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन पर भी फैसला दिया। कोर्ट के सामने एक अहम बात यह थी कि उन्होंने 2006 से 2022 के बीच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने ये जानकारी नहीं रखी थी और तब तक नादेद का ट्रायल भी खत्म हो चुका था। लेकिन अगर नादेद की कहानी यही खत्म हो गई थी तो फिर परवानी और जलना के नाम क्यों सामने निकल कर आते हैं? 2003 के परवानी ब्लास्ट केस में भी कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए। मामला चला और 2016 में 4 आरोपी एविडेंस की कमी के कारण एक्विट हो गए। इनमें राकेश धावड़े का नाम भी था, जिसका नाम बाद में दूसरे बम ब्लास्ट केस में भी सामने निकल कर आया। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल पैदा होता है, किसी व्यक्ति का किसी मामले में आरोपी होना क्या अपने आप पूरे संगठन की जिम्मेदारी साबित कर देता है?
शायद इसी सवाल का जवाब खोजते हुए कहानी हमें लेकर जाती है अजमेर दरगाह तक। 11 अक्टूबर 2007 अजमेर शरीफ फिर एक ब्लास्ट हुआ। 3 लोगों की उसमें मौत हुई और कई लोग घायल हुए। जांच आगे बढ़ी और 2017 में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को दोषी ठहराया। सुनील जोशी को भी इसमें दोषी पाया गया, लेकिन उसी मामले में दूसरे आरोपी बारी भी हुए। यानी तस्वीर अब पहले से ज्यादा जटिल हो चुकी थी। एक ही मामले में कन्विक्शन भी, एक्विटल भी और कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ती रही। लेकिन क्या यही पैटर्न दूसरे मामलों में भी दिखाई देता है? अब नजर डालिए मक्का मस्जिद पर। जांच के दौरान कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने निकल कर आए जिन्हें आरएसएस से जुड़ा हुआ बताया गया, लेकिन 2018 में अदालत ने मामले में सभी 5 आरोपी को एक्विट कर दिया। फिर आया समझौता एक्सप्रेस का मामला। यहाँ भी जांच के दौरान गंभीर आरोप लगे, लेकिन 2019 में सभी 4 आरोपी बारी हो गए और अदालत के मुताबिक प्रोसिक्यूशन कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं कर पाया। और अब पहुंचते हैं 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट पर। एक ऐसा मामला जिसने वर्षों तक देश की राजनीति और जांच एजेंसियों दोनों को प्रभावित किया, लेकिन जुलाई 2025 में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपी को एक्विट कर दिया। अब जरा इन सभी नामों को एक साथ अपने सामने रखिए। नादेद, परवानी, अजमेर, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव। क्या आपको एक सीधी कहानी दिखाई दे रही है, या अलग अलग मामलों, अलग अलग आरोपों और अलग अलग अदालत के फैसलों की एक उलझी हुई तस्वीर? और तभी कहानी भारत से निकलकर कनाडा तक पहुंचती है। 7 अगस्त 2026 को कनाडा की एनडीपी सांसद जेनी क्वान ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और उसे टेररिस्ट लिस्ट में डालने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कनाडा में प्रवेश से रोकने की लगातार मांग उठ रही है। अब फिर वही सवाल वापस आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए? अब तक हमने क्या देखा? कुछ मामलों में आरएसएस से जुड़े बताए गए लोगों के नाम सामने निकल कर आए। कुछ लोगों को अदालत से सजा मिली, कुछ मामलों में आरोपी बारी हुए। यशवंत सिंधे, जो कि लंबे समय से आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा, गंभीर दावे किए और बहुत सारे आरएसएस के गुप्त एक्टिविटीज को मीडिया के सामने खुलकर रखा। इन सारे मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।